नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए क्वेश्चन एनालिसिस के माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। यह चौथा पार्ट है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस को ही देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके आयोग के द्वारा पूछा गया है और उसको किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है। बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को देते रहेंगे जिससे टॉपिक समझने में थोड़ी सहजता महसूस हो। तो आइए देखते हैं। हाँ, इसमें एक है कि कल एक प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई थी, उसे हम संशोधित कर देना चाहते हैं। प्रश्न था ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो ग्रीष्म अयनांत और एक होता है शीत अयनांत। तो ग्रीष्म अयनांत का मतलब होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वह होता है ग्रीष्म अयनांत, और जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं शीत अयनांत। हाँ, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो हो जाती है वो मार्च में हो जाती है और शीत ऋतु की शुरुआत सितंबर में हो जाती है। यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, ना कि ग्रीष्म अयनांत की। ग्रीष्म अयनांत तब होता है कि जब वह कर्क रेखा पर सूर्य पहुंच जाता है, और जब मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो वह शीत अयनांत कहलाता है। लेकिन विषुवत रेखा से जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं शीत ऋतु, यानी उस शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो हो जाता है शीत अयनांत, और जब कर्क रेखा पर पहुंच जाता है तो हो जाता है ग्रीष्म अयनांत। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो ग्रीष्म अयनांत उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और ग्रीष्म अयनांत दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो ऐसे में कर्क रेखा पर भी ग्रीष्म अयनांत होता है और मकर रेखा पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम पूछ रहे हैं ग्रीष्म अयनांत, तो आंसर तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य कर्क पे रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत, और जब सूर्य मकर पे रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत। लेकिन चूंकि ज़्यादातर परसेप्शन यही रहता है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष में अध्ययन करते हैं, तो इसलिए ग्रीष्म अयनांत को यहाँ पर हम लोग किसको मानेंगे, जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 21 जून, ना कि मार्च। 21 मार्च को ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, ना कि ग्रीष्म अयनांत है। यही छोटी सी त्रुटि थी, उसे सुधारना था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीसर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित एक पहले हम छोटा सा आपको और क्लियरिटी दे दें, क्योंकि इस पे कई प्रश्न आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। तो उसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेते हैं। कि मान लेते हैं ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहां डिटेल इसलिए आवश्यक है क्योंकि बार बार आएगा तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, इसलिए हम बता दे रहे हैं। इस पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है, इसकी आंतरिक संरचना को। जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और इसी क्रस्ट को हम कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं, सियाल। दूसरा है आपका मेंटल, और मेंटल को कहते हैं सॉरी सीमा। तीसरा होता है कोर। तीसरा होता है कोर, और कोर में होता है निकिल और फेरस। तो यहां पर इसकी जो गहराई है, जो मोटाई है परत की, यह औसत होती है 30 से 35 किलोमीटर। कितना होती है, 30 से 35 किलोमीटर तक। फिर यहां पर जो ये गहराई है पूरे ऊपर से लेकर के, ये होती है 2900 तक। कहां तक पहुंच जाती है, 2900। और नीचे जब जाते हैं तो यानी पृथ्वी का कोर आ जाता है। क्या जाता है, कोर आ जाता है।
लगभग लगभग 63-84 के आसपास, यानी 6400। अब इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर क्रस्ट के भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। मेंटल के भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। कोर के भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। फिर इनको डिवाइड करने के लिए अब यहां पे देखिए ये मेंटल है और यहां पर है क्रस्ट। तो मेंटल के अपर पार्ट को भी पुनः दो भागों में बांट देते हैं और इसके अपर पार्ट पर एक होता है जिसको कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? यहां पर है, यहां पर होता है दुर्बल मंडल। तो आप देखिएगा क्रस्ट और दुर्बल मंडल को ऐड कर दिया जाता है। किसको? यदि क्रस्ट और दुर्बल मंडल को ऐड कर दिया जाए यानी ए वाला पूरा, तो यह हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेट या स्थल मंडल। यही क्या है? स्थल मंडल है। यानी क्रस्ट को और अपर मेंटल के अपर पार्ट को यदि ऐड कर दिया जाता तो बन जाता है प्लेट। और यह टोटल जो इसकी गहराई होती है यह होती है 135 किलोमीटर। और यदि गहराई पे जाएं तो ये जो मेंटल का जहां से विभाजन किया जाता है इसकी गहराई होती है 700 किलोमीटर। कितना होती है? 700 किलोमीटर। और यहां पर जो गहराई है यानी जो कह सकते हैं आउटर कोर और इनर कोर को विभक्त करने वाली रेखा होती है, इसकी गहराई होती है 5165 किलोमीटर। तो ये सब पॉइंट आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप स्थल मंडल किसे कहते हैं? यानी क्रस्ट और अपर मंडल के अपर पार्ट को यानी दुर्बल मंडल के पार्ट को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बन जाता है क्या? स्थल मंडल, जिसको हम कहते हैं प्लेट। और मेंटल का जहां से दो पार्ट होता है वो 700 किलोमीटर की गहराई है। जहां पर इनर कोर और आउटर कोर विभाजन होता है वहां की गहराई है 5165 किलोमीटर। यहीं पे है कोरोनाड, ये है कोरोनाड, ये है मोहो, ये है रेपटी, ये है गुटेनबर्ग और ये है लेहमन। आसान तथ्य। तो इन्हीं सब बिंदुओं को मिला करके आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे और डिटेल में डिस्कशन जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इस पॉइंट को आप याद रखते रहिएगा कि कितने कितने किलोमीटर की गहराई पर कौन कौन से बिंदु दिए गए। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता कहां पर है? तो गुटेनबर्ग जो है यह मेंटल को अलग करता है कोर से। किसको अलग करता है? मेंटल को कोर से। लेकिन मेंटल का लोअर पार्ट है और कोर का अपर पार्ट है। तो वही देखिए यहां पर दिया होगा मेंटल को बाह्य क्रोड से। तो मेंटल तो ठीक है, बाह्य क्रोड मतलब आउटर पार्ट जो मेंटल का अरे कोर का है उसकी बात कर रहा है, यानी आउटर कोर। फिर यहां दिया है बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर को आंतरिक मेंटल से। हाँ, यहां पर है बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो ये आप देखिए यह किसके किसके बीच का विभाजन है? मेंटल और कोर। तो मेंटल और कोर के केस में आंसर डी तो होगा नहीं, भूपृष्ठ और मेंटल तो होगा नहीं, यानी ना तो डी होगा ना तो ए होगा। आपके पास दो विकल्प मिलते हैं, एक है मेंटल को बाह्य क्रोड से और एक है बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से। आंतरिक मेंटल का मतलब होता है जो इनर वाला मेंटल है और मेंटल मतलब पूरा मेंटल हो जाता है। तो ऐसे में जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से अलग करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए आप, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। तो ये मेंटल का कौन सा पार्ट है? ये लोअर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? लोअर। लोअर का मतलब होता है आंतरिक मेंटल। क्या हो जाता है? आंतरिक। और ये क्या है? यहां पर अगर आप करें तो ये हो जाएगा आउटर कोर। क्या हो जाएगा? आउटर कोर। आउटर कोर को क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। तो यहीं पर है गुटेनबर्ग। यहीं पर क्या है? ये गुटेनबर्ग है। तो ऐसे में गुटेनबर्ग किसको किसको अलग करेगा? लोअर मेंटल तथा आउटर कोर को। जो लिखा है दूसरा विकल्प कि मेंटल को बाह्य क्रोड से अलग करता है, ये भी सत्य है, लेकिन पूरी तरीके से सत्य कौन है यहां पर? सी वाला विकल्प आपका सही है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
और अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लेट यानी स्थल मंडल, और स्थल मंडल की टोटल मोटाई कितनी है 135 किलोमीटर, जिसमें पूरा क्रस्ट रहता है और अपर मेंटल का अपर पार्ट यानी दुर्बल मंडल वाला जो 100 किलोमीटर का है वो रहता है। यहां पर बात कर रहा है कि किसके माध्यम से यह प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो वहां पे बहुत से रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो लगातार रिएक्ट करते रहते हैं और वहां से पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यह एनर्जी संवहन धारा के रूप में प्लेटों से टकराती है और टकराने के परिणाम स्वरूप प्लेटों में गति को उत्पन्न करती है। यानी प्रमुख कारण कौन है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव से संवहन धारा के रूप में एनर्जी आती है प्लेट तक। तो कुछ लोग संवहन एक माध्यम है उष्मा के स्थानांतरण का, ना कि संवहन कोई एनर्जी है, इसलिए आप संवहन को ना टिक करके क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव से ही एनर्जी उत्पन्न होती है जो एनर्जी संवहन धारा के रूप में प्लेट तक पहुंचती है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेकंड, यानी रेडियो एक्टिव से एनर्जी मिलती है जिसके कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। नीफे यानी कोर, कोर में कौन कौन है, निकिल है और फेरस है। तो दो चीजें होती हैं, तो यहां पर आप कहेंगे निकिल एवं फेरस यानी लोहा। तो पृथ्वी के आंतरिक यानी कोर में क्या है, निकिल है और लोहा है यानी फेरस है। अगला है, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई, यानी जो आउटर कोर है इसकी गहराई कहां तक है, तो 5165 किलोमीटर है, जिसके नियर अबाउट जो विकल्प हो कौन सा है, 5150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। बाहरी परत यानी आउटर, तो सबसे बाहर पृथ्वी पे कौन है, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। इसी क्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। तरल अवस्था का मतलब होता है कि कितनी गहराई में। आप जब देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर होता है घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ताप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, दाब के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, और अगला होता है भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो उसी में जो ताप आधारित पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, उसी में आपसे यह बताया जाता है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर यदि आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इस क्रम में जब आप 90 किलोमीटर की गहराई पर प्रवेश कर जाते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और यदि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वह ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है, वह किस अवस्था में पहुंच जाएगा, तरल अवस्था में। यह ताप आधारित पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले भूगोलवेत्ताओं का मत है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकलता है, यानी उस मत के अनुसार कि कितने गहराई पर पहुंचने पे पृथ्वी के जो ठोस पदार्थ है तरल अवस्था में हो जाएंगे, ये होता है 100 किलोमीटर, और वहीं पर मिलता है क्या, दुर्बल मंडल। जबकि यह आगे जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर बताया जाता है कि दाब पर आधारित जो अध्ययन है वो कहता है कि केवल टेम्परेचर ही उत्तरदायी नहीं होता है बल्कि प्रेशर भी उत्तरदायी होता है। इसलिए जो आप एक कल्पना कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर की गहराई पर पदार्थ तरल अवस्था में होंगे, वह तरल अवस्था में ना होकर के बल्कि अर्ध तरल में हो जाते हैं, क्योंकि ताप के साथ साथ प्रेशर भी लग रहा है, और यदि ताप के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा दिया जाता है तो किसी भी वस्तु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बदल जाता है। तो ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन जब आवश्यकता रहेगी तो करेंगे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में। लेकिन अभी 100 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह ठोस से तरल अवस्था में बदल जाती है, ये अकॉर्डिंग टू जो ताप आधारित पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है उसके अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर आपको असत्य ढूंढना है।
तो असत्य ढूंढने के लिए सत्य को देखिए कि पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ठीक है, मेंटल का ज़्यादा रोल है तो मेंटल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, ठीक है, सियाल से तो बनी ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, सियाल है, फिर सीमा है, फिर नीफे है। उसके बाद है सागर तल सीमा से बना है, ये भी संकल्पना ठीक है, और यही बताया जाता है कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। फिर अगला है सीमा सियाल के ऊपर तैरता नहीं, सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। देखिए आप कंफ्यूज में पड़ सकते हैं कि सागर तल सीमा से बना है, पता पूरी तरीके से सत्य है सत्य, लेकिन सत्य तो है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये भी सत्य है। फिर पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, हाँ मानते हैं सियाल भी है, सीमा भी है, नीफे है, लेकिन सियाल तो है ना। लेकिन यह कदापि नहीं है कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, बल्कि यह है कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। तो इस आधार पर डी वाला विकल्प पूरी तरीके से असत्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल को ही कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जहां से मैग्मा की उत्पत्ति होती है और जो सतह पर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर कह रहा है एस्थेनोस्फीयर कहां उपस्थित है, तो जो मेंटल होता है उसी मेंटल के अपर पार्ट में स्थित होता है, लगभग 100-135 किलोमीटर की गहराई के पश्चात आपको मेंटल मिलता है। तो यहां पर है बाहरी और आंतरिक कोट के बीच नहीं, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, निचले प्रवार के ठीक ऊपर, फिर है महासागरीय प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर। देखिए यहां पे कह रहा पहला तो पूरी तरीके से गलत है, कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, यहां पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में नहीं है, बल्कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो आप संरचना देखते हैं वहां पर है रेपिटी, क्या है रेपिटी, ना कि वहां पर दुर्बल मंडल है। फिर कह रहा है निचले प्रवार के ठीक ऊपर नहीं, यानी लोअर मेंटल के ऊपर तो रेपिटी है, उसके बाद अपर मेंटल आ जाता है। यहां पर जो दुर्बल मंडल की बात हो रही है अपर मेंटल के अपर पार्ट पर हो रही है, यानी सीमा के टॉप पर हो रही है। और सीमा के टॉप पर यानी जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है वहां पर जो संरचना मिलती है वो होती है सागर तल, उसी पे सागर स्थिर होते हैं, क्या होते हैं सागर बने होते हैं। तो इसलिए महासागरीय प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर जो बेस होता है, तो महासागर का जो बेस होता है उसी के जस्ट नीचे हम क्या होते हैं, यानी किसको हम कहते हैं दुर्बल मंडल की बात करते हैं। अगला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि होती है, तो 32 मीटर है। और जब 100 मीटर चले जाते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तो कभी ये 32 मीटर के सेंस में पूछता है तो कभी 100 मीटर में, 100 मीटर पे 3 डिग्री और 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं, यानी जो इनर पार्ट होता है जिसको कहते हैं कोर, तो कोर में कौन सी होती है प्राथमिक वेव। देखिए शुरू में प्राथमिक सेकेंडरी टर्शियरी तीनों वेव चलती हैं, लेकिन जो मेंटल होता है उसमें प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक होती है और तीसरा जो होता है वहां पर होता है केवल कोर। और कोर में कौन सी वेव जाती है, केवल प्राथमिक वेव जाती है, जिससे यह सत्यापित हो जाता है कि जो कोर का आउटर पार्ट होता है वह तरल अवस्था में है। तो हम लोग भूकंप शास्त्र के माध्यम से जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तब डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी जैसे ही शुरू करेंगे उस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे। फिर यहां पर है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण ट्रिवार्था ने दिया है, ठीक है, कोपेन थार्नमेट और ट्रिवार्था, लेकिन ट्रिवार्था तो हैं। फिर है पृथ्वी की परत, पृथ्वी की परत के बारे में एडवर्ड स्विस महोदय ने बताया है। किसने बताया है, एडवर्ड स्विस महोदय ने बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 पार्ट हैं, सियाल, सीमा और नीफे। तो यहां पर दूसरा वाला गलत हो गया। अपर्दन चक्र तो ठीक है, पेंक है, डेविस है, किंग है, बहुत से लोग हैं, तो ये भी ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लाप्लास ने बताया है, ये भी ठीक है, लाप्लास ने ही तो निहारिका का सिद्धांत बताया है, तब तो निहारिका, तो ये भी ठीक है। तो यहां पर गलत कौन है,
सेकेंड वाला यानी पृथ्वी की परत किसके द्वारा दी गई है? वेबल के द्वारा, जबकि विलियम वेबल्स ने ही दिया था प्रागामी तरंग का सिद्धांत। जब आप ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में बताया जाएगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत होता है, एक न्यूटन का होता है, एक वेबल्स का होता है, एक हैरिस का होता है। न्यूटन ने संतुलन का सिद्धांत दिया है, वेबल ने जो दिया है प्रागामी तरंग का सिद्धांत दिया है, और हैरिस ने अप्रागामी तरंग का सिद्धांत दिया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन ज्वार भाटा में किया जाएगा। लेकिन वेबल्स का संबंध किससे है? ज्वार भाटा में प्रागामी तरंग के सिद्धांत से है, ना कि पृथ्वी की परत से। जबकि पृथ्वी की परत से संबंध किसका है? एडवर्ड सिस महोदय का है। तो ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और भी इसके कुछ प्रश्न अभी शेष हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।